Hello and welcome to my YouTube channel Scholars and Curious, and physics is obviously for curious ones. मैं मोनिका श्रीवास्तव आज आपके सामने थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में एक नया लेक्चर लेकर हाजिर हूँ. वी आर सॉल्विंग इन दिस सीरीज CSIR नेट JRF प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस. लास्ट वीडियो में हमने 2011 एंड 2012 जून के क्वेश्चन सॉल्व किए थे. सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ दिसंबर 2012. सो फ्रेंड्स, द क्वेश्चन नंबर 1 इज the entropy of a system S is related to the accessible phase space volume gamma by S equals to KBln gamma E n V, where E is energy, n is number of particle and V is the volume. From this one can conclude that gamma. नाउ हमें गामा के बारे में बताना है जो कि फेज स्पेस वॉल्यूम है, जिसमें एंट्रोपी एस का हमें गामा के साथ रिलेशन दे रखा है. एंड 4 ऑप्शंस हैं. गामा ऑप्शन नंबर ए डजंट चेंज ड्यूरिंग इवोल्यूशन टू इक्विलिब्रियम. ऑप्शन नंबर बी इज ऑसिलेट्स ड्यूरिंग इवोल्यूशन टू इक्विलिब्रियम. Option number C is a maximum in equilibrium and option number 4 is a minimum in equilibrium. So friends, इसका आंसर कुछ इस तरह होगा कि in the microcanonical ensemble, क्योंकि E and V में अगर हम किसी ensemble को लिखते हैं तो वो microcanonical ensemble होता है. और 3 टाइप के ensemble होते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, canonical, grand canonical and microcanonical. तो canonical and grand canonical एंड माइक्रो कैनोनिकल, ये 3 टाइप के जो है फ्रेंड्स एनसेम्बल्स होते हैं. तो जब हम एनर्जी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड वॉल्यूम की बात करते हैं तो वो माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल होता है. The phase volume is maximized to obtain the characteristic thermodynamics quantity which is entropy. तो फेज वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए अगर हम एंट्रोपी के बारे में बात करेंगे तो हमारा जो गामा है वो फेज वॉल्यूम है. तो फ्रेंड्स, गामा जो होगा इज अ मैक्सिमम इन इक्विलिब्रियम. ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट वन. Okay, question number 2. Let delta W be the work done is a quasi-static reversible thermodynamics process. Delta W जो है वो quasi-static reversible thermodynamic process में work done है. Which of the following statements about this is correct? इनमें से हमें एक correct statement को छांटना है and the options are: option number A is a perfect differential if the process is isothermal. डेल्टा डब्ल्यू एक परफेक्ट डिफरेंशियल होना चाहिए अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है. ऑप्शन बी इज अ परफेक्ट डिफरेंशियल इफ द प्रोसेस इज एडियाबैटिक. ये परफेक्ट डिफरेंशियल हो सकता है अगर प्रोसेस एडियाबैटिक हो. ऑप्शन नंबर सी इज ऑलवेज अ परफेक्ट डिफरेंशियल, हमेशा ही परफेक्ट डिफरेंशियल होगा चाहे प्रोसेस कोई भी हो. एंड डी इज कैन नॉट बी अ परफेक्ट डिफरेंशियल, कभी भी एक परफेक्ट डिफरेंशियल होगा ही नहीं. तो फ्रेंड्स, इसे हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से. तो हमें पता है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज dq इक्वल्स टू du प्लस dw, where dq is amount of heat absorbed by a system, du is change in internal energy of the system which depends only on temperature, and dw is amount of work done. So अब देखिए फ्रेंड्स, if dw is not a perfect differential because dw is depends upon the path chosen, तो दिस विल बी फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस. सो फ्रेंड्स, हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो ऑलवेज आपको बी ही ध्यान में रखना है कि इफ द प्रोसेस इज एडियाबैटिक डेल डब्ल्यू इज अ परफेक्ट डिफरेंशियल. क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, आइसोकोरिक जो है जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है वहां पर तो चेंज इन वर्क ही 0 हो जाता है, बिकॉज वर्क ही 0 होता है. फिर आप आइसोबारिक की बात कर लीजिए, पी डीवी चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर कांस्टेंट रहता है. और देन होता है हमारा आइसोथर्मल स्लोप आता है. तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो है हमेशा वर्क डन जो है डेल्टा डब्ल्यू वो एक परफेक्ट डिफरेंशियल होता है. ये याद रखने वाली बात भी है. ओके, सिंस du is a perfect differential, therefore dw is also a perfect differential. Okay, now we'll come to question number 3. A given quantity of gas is taken from state A to C. ये आपको एक डायग्राम दे रखा है, P एंड V के बीच में कर्व है, एक साइक्लिक प्रोसेस है, A टू C, C टू B एंड अगेन A टू B. 2 पाथ से हम आए हैं.
यहां से यहां C to A, B to C and A to B. Okay. From the state A to C reversibly by two paths, A to C directly and A to B and B to C. Okay, as shown in figure below. During A to C, work done by the gas is 100 joule. एक प्रोसेस में 100 जूल वर्क डन है, हीट एब्जॉर्ब्ड है 150 जूल. इफ ड्यूरिंग द प्रोसेस A to B, B to C, the work done by the gas is 30 जूल, the heat absorbed is. इजी क्वेश्चन है. इस टाइप के क्वेश्चंस फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम्स में भी आते हैं, IIT जैम में बहुत बार पूछे जाते हैं, और वेरियस MSc एंट्रेंसेस जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज कराती हैं उनमें ऐसा एक क्वेश्चन तो जरूर आता है फ्रेंड्स. तो देखिए हमें दो पाथ से वर्क डन निकाला दिया हुआ है, वर्क डन निकालना है. दो पाथ हैं एक ही पॉइंट पर पहुंचने के. एक के लिए वर्क डन एंड हीट एब्जॉर्ब दोनों की वैल्यू दे रखी है, जबकि दूसरे पाथ के लिए वर्क डन तो दे रखा है बट हीट एब्जॉर्ब हमें पूछा गया है. तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे फ्रेंड्स. तो देखिए फर्स्ट पाथ के लिए dW1 ले लेते हैं एंड हमें पता है dq इक्वल्स टू du प्लस dW1, तो हमने दोनों की वैल्यू रख दी. यहां से हमारे पास du की वैल्यू आ जाएगी. अब फ्रेंड्स इजी हो गया. जो सेकंड वाला पार्ट है वहां पे आप du की वैल्यू पुट कर दीजिए, dw आपको दे रखा है तो आपके पास dq आ जाएगा. इजी क्वेश्चन है, इजी तरीका. करेक्ट ऑप्शन विल बी B, 80 जूल्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. कंसीडर अ वन डायमेंशनल Ising मॉडल विद n spins. A very low temperatures when almost all the spins are aligned parallel to each other. There will be a few spin flips with each flip consisting an energy 2J. In a configuration with R spin flips, the energy of system is E equals to minus NJ plus 2RJ and the number of configuration is NCR. Varies from 0 to n. The partition function is. हमें इस क्वेश्चन में पार्टीशन फंक्शन निकालना है फ्रेंड्स. क्या क्या दे रखा है. एनर्जी दे रखी है सिस्टम की E इक्वल्स टू माइनस NJ प्लस 2RJ. अच्छा क्वेश्चन है ये. हमें ये दे रखा है कि जब कुछ स्पिन्स फ्लिप हो जाती हैं तो जो ईच फ्लिप है उसकी एनर्जी होती है 2J. तो हमें 2J को कंसीडर करना है, ये याद रखना है. और हमें ऐसे सिस्टम का, ऐसे वन डायमेंशनल Ising मॉडल का पार्टीशन फंक्शन निकालना है. ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ हियर इज द आंसर. E इक्वल्स टू में क्या दे रखा है, माइनस NJ प्लस 2RJ है ना, माइनस NJ प्लस 2RJ. तो देखिए फ्रेंड्स माइनस NJ प्लस 2RJ हमें एनर्जी कितनी दे रखी है 2J. तो हम यहाँ पर N को 2 कंसीडर कर रहे हैं, तो माइनस 2J प्लस 2RJ हो गया. ये क्वेश्चन में गिवन है, हम अपने आप से कुछ भी नहीं ले रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है कि एनर्जी जो है वो 2J फ्लिप होगी ईच फ्लिप के साथ, तो हमने n इक्वल्स टू 2 रख लिया. लेट्स कंसीडर ओनली 3 एनर्जी लेवल्स r इक्वल्स टू 0, 1 और 2. बिकॉज 0 to n है, हम 3 ले लेते हैं. E0 फ्रेंड्स r इक्वल्स टू यहाँ 0 रखिए, क्या बचा माइनस 2J. r इक्वल्स टू 1 रखिए 0, i इक्वल्स टू 2 रखिए माइनस 2J प्लस 4J, सो 2J बच गया. तो E0, E1 और E2 हमने निकाल लिया. अब हम क्या करेंगे, Q इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला होता ही है सिग्मा CI रेज़ टू द पावर माइनस बीटा EI अपॉन सिग्मा CR. व्हाट NCR इज. सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, से सॉल्व कर लीजिए फ्रेंड्स. एंड क्योंकि Q जो होता है आपका हीट दैट इज कॉस बीटा J स्क्वायर इफ देयर आर टू बॉडी सिस्टम. इसको हम बाइनोमियल सिस्टम भी बोल सकते हैं. क्यू एन इफ एन पार्टिकल सिस्टम, तो हमारा पार्टिकल सिस्टम जो है वो एन पार्टिकल सिस्टम है, तो कॉस बीटा जे एंड बीटा की वैल्यू 1/KT भी होती है, तो कॉस हाइपरबोलिक बीटा जे को यहाँ लिखा कॉस हाइपरबोलिक J/KT एंड पावर n. तो ये आ जाएगा आपका पार्टीशन फंक्शन. आप कहीं ZN लिखा हुआ भी पाएंगे, दैट इज ऑल्सो ट्रू. एंड QN भी हम यहाँ पार्टीशन फंक्शन को ही डिनोट कर रहे हैं. जो ये फॉर्मूला है ये है Z इक्वल्स टू सिग्मा I EI एप्सिलॉन माइनस बीटा EI अपॉन सिग्मा I एप्सिलॉन माइनस बीटा EI. इस फॉर्मूले को ही यहाँ पर रखा है, पुट किया है और इसको सॉल्व किया है. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज
Consider a system of 3 spins S1, S2 and S3, each of which can take values +1 and -1. 3 स्पिन है, +1 -1 कोई भी वैल्यू हो सकती है. The energy of the system is given by E equals to -J S1 S2 plus S2 S3 plus S1 S3, where J is a positive constant. J कोई positive constant है. The minimum energy and the corresponding number of spin configuration are. मिनिमम एनर्जी एंड द नंबर ऑफ स्पिन कॉन्फ़िगरेशंस बताने हैं. तो फ्रेंड्स देखिए, एक चीज तो क्लियर है कि स्पिन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 2 होना चाहिए, क्योंकि 2 ही स्पिन्स कंसीडर करनी है, +1 एंड -1. तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी है वो तो नहीं होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ स्पिन कॉन्फ़िगरेशन 1 है, बी के लिए भी 1 है, यानी ऑप्शन सी या डी में से कोई सही होना चाहिए. ये बात तो हमें पता चल गई. चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आंसर क्या होगा. So the given is energy of the system E equals to -J S1 S2 plus S2 S3 plus S3 S1, where J is positive constant and each among S1 S2 and S3 can take +1 and -1 values. Suppose S1 S2 S3 all have value +1, then energy of the system is, सबको +1 रखो आप, यहाँ S को भी +1 रखो, S1 को भी, S2 को भी +1 और S3 को भी +1. जब आप रखेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी -3J. अब सभी को आप एक बार -1 पुट कीजिए. जब आप सभी को -1 पुट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी अगेन -3J. S1 S2 S3 की हमने दोनों बार डिफरेंट वैल्यूज रखी, लेकिन हमेशा एनर्जी क्या आई? -3J. इसका मतलब एनर्जी -3J से ज्यादा हो ही नहीं सकती. तो देखिए स्पिन तो क्या आ गई 2, एनर्जी क्या आ गई -3J. तो जो हमारा ऑप्शन है वो सी राइट ऑप्शन हो गया, -3J एंड 2. ओके, नाउ अब हम करते हैं नेट JRF जून 2013 के क्वेश्चंस ये भी इजी हैं. चलिए फटाफट से देख लेते हैं. 10 grams of ice at 0 degree centigrade is added to a beaker containing 30 grams of water at 25 degree centigrade. What is the final temperature of the system when it comes to thermal equilibrium? Given is the specific heat of water, which is 1 calorie per gram per degree centigrade, and the latent heat of melting of ice, which is 80 calorie per gram. ये क्वेश्चन मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स जब हम पढ़ रहे थे वीडियो लेक्चर्स में करवाया हुआ है. ये क्वेश्चंस मैं आपको फिर से करवा रही हूँ. 4 ऑप्शंस हैं. जब ऐसा कोई ऑप्शन आए, ऐसा कोई क्वेश्चन आए, जब आपको क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस दे रखी हो, जैसे 10 ग्राम्स ऑफ आइस, तो m इक्वल्स टू 10 हो गया. सॉलिड टू लिक्विड एंड देन लिक्विड टू गैसेस, फेज चेंज हो रही हो, थर्मल इक्विलिब्रियम हो, और आपको स्पेसिफिक हीट पूछ ले या एंट्रोपी पूछ ले या फाइनल टेम्परेचर पूछ ले, तो इन क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका मैंने आपको बताया था. कैलोरीमेट्री प्रोसेस तो है ही, आप उसे ध्यान में भी रखिएगा. लेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज T. मान लेते हैं फाइनल टेम्परेचर जो है सिस्टम का वो T होगा. व्हेन इट कम्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम, व्हेन आइस इज एडेड टू द वाटर, देन एक्सचेंज ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट. टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड बाय आइस क्या हो जाना चाहिए? टोटल हीट रिलीज्ड बाय वाटर, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो जितनी आइस हीट एब्जॉर्ब करेगी उतना ही वाटर हीट रिलीज करेगा. आइस गर्म होगी तभी तो लिक्विड में चेंज होगी, और वाटर ठंडा होगा तभी तो वो आइस के कंपैरिजन में टेम्परेचर लाएगा. ओके, तो डेल्टा क्यू आइस इक्वल्स टू डेल्टा क्यू वाटर हो गया. डेल्टा क्यू आइस ml प्लस mct एंड डेल्टा क्यू वाटर mc. टेम्परेचर गिवन है 25 -3. फाइनल टेम्परेचर को लिखते हैं m और c और l सभी वैल्यूज पुट कर दीजिए. फाइनल टेम्परेचर T चल रहा है, यहां पर आपका जो T की वैल्यू आ जाएगी दैट इज -1.25 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, यहां माइनस में वैल्यू आ रही है विच इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तो टेम्परेचर कैसे पॉसिबल होगा जब आइस ही वाटर में मेल्ट हो रही है. तो फाइनल टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आइस ऑलरेडी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो विच इज नॉट पॉसिबल. सो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हम मान के चलेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जस्ट अप्रोक्सीमेट टू द वैल्यू ऑफ -1.25 डिग्री सेंटीग्रेड. ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, इसे ऐसे ही करना है. क्वेश्चन नंबर 7. ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले करवाया हुआ है. आई होप आप जब
पिछले वीडियो लेक्चर अगर देख रहे हैं तो आपको याद आ रहा होगा। अ वेसल हैज 2 कंपार्टमेंट्स ऑफ वॉल्यूम V1 एंड V2 containing an ideal gas at pressures P1 and P2 and temperatures T1 and T2 respectively. If the wall separating the compartments is removed, the resulting equilibrium temperature will be। देखिए कुछ ऐसा सिस्टम है, एक वेसल है जिसमें 2 कंपार्टमेंट्स हैं, एक का वॉल्यूम है V1, एक का वॉल्यूम है V2। ये P1 प्रेशर पे है, ये P2 प्रेशर पे है, ये T1 टेम्परेचर पे है, ये T2 टेम्परेचर पे है। अब हमने क्या किया, ये जो वॉल है बीच में सेपरेटिंग वॉल, इसको रिमूव कर दिया। इसका मतलब ये पूरा सिस्टम अब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा या इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, यही हमें बताना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। लेट T be the final temperature after mixing the gas. Now T1 is greater than T2, then total heat absorbed by the gas equals to total heat released by the gas. Heat absorbed by the gas equals to heat released by the gas. अभी जो क्वेश्चन किया था उसके जैसा ये mcv delta T1 equals to mcv delta T2. ओके फाइन। mcv delta T1 का मतलब हो गया T1 minus T because heat is absorbing. T2 यहां जाएगा T minus T2 because heat is releasing. But specific heat for an ideal gas is same. So C same है, तो ये यहां से दोनों कट गए। MB सेम ही है, सो MB हटा दीजिए, C भी हटा दीजिए। ओके नाउ T1 minus T equals to T minus T2 या 2T equals to T1 plus T2। T क्या आ गया, T1 plus T2 by 2। ओके ऊपर और नीचे K से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपके पास क्या आ गया, K T1 plus K22 अपॉन 2K। 2K को ओपन कीजिए, K plus K। देखिए फ्रेंड्स, हमारा आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इक्वल्स टू NKT। N को 1 मान ले तो K इक्वल्स टू क्या आ गया, PV अपॉन T। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, कर दी, सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन C जो है दैट विल बी द राइट वन। ओके क्वेश्चन नंबर 8, फॉर टेम्परेचर T1 greater than T2, the qualitative temperature dependence of the probability distribution of speed of a molecule in 3 dimensions is correctly represented by the following figure and there are 4 figures given। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, गेट में ये 2 बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन जस्ट में पूछा गया है, BRC के एग्जाम में भी आया है, इवन इन फर्स्ट ग्रेड, इवन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम BHU DU सब जगह ये क्वेश्चंस, इस टाइप का क्वेश्चन या यही सेम क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इजी आंसर है, बिल्कुल सिंपल है, देख लीजिए इसका आंसर है A, बिकॉज एरिया अंडर F इज कंजर्व एंड मीन वेलोसिटी शिफ्ट टुवर्ड राइट फॉर हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर के लिए मीन वेलोसिटी राइट में शिफ्ट करेगी, बिकॉज हायर टेम्परेचर कौन सा है, T1 गिवन है आपको क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चंस में या इस क्वेश्चन में याद ही कर लीजिए, ऑप्शन नंबर A is the right one. Okay, question number 9. A system of non-interacting spin half-charged particles are placed in an external magnetic field. At low temperature T, the leading behavior of excess energy above the ground state energy depends on T as, where C is a constant. तो एक्सेस एनर्जी जो है वो किस पर डिपेंड करिए, या एनर्जी की डिपेंडेंस क्या है, CT पर, CT क्यूब पर, e raised to the power minus C upon T पर, या इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ओके तो देख लेते हैं इसका आंसर। मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, तो ये मैंने आपको बताया है बार बार, म्यू बी tan हाइपरबोलिक म्यू H अपॉन KT, इस हिसाब से लिखते हैं। tan हाइपरबोलिक को क्या लिख सकते हैं अपन, tan x इक्वल्स टू e raised to the power x माइनस e raised to the power माइनस x अपॉन e raised to the power x प्लस e raised to the power माइनस x, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला पुट कर दिया। एक्सेस एनर्जी ग्राउंड लेवल की क्या हो गई, माइनस म्यू बी एच हो गई, चेंज हुई यानी उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है, सिंपली म्यू बी एच को बाहर ले लिया कॉमन। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लीजिए। नाउ एट लो टेम्परेचर, टेम्परेचर इज वेरी लो, दैट मीन्स अगर e रेज टू द पावर इसको अप्रोक्सीमेट 0 के इक्वल मान ले, टेम्परेचर इज वेरी लो,
तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, डेल्टा यू प्रोपोर्शनल आ गया ई रेज टू द पावर माइनस सी अपॉन टी के। सी कोई कांस्टेंट है, तो हमारा जो है आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, now question 10. Consider a system of two Ising spins S1 and S2 taking values plus minus 1 with interaction energy given by epsilon equals to minus JS1 S2. Interaction energy दे रखी है। When it is in thermal equilibrium at temperature T, for large T, the average energy of system varies as C upon KBT with C given by। ये क्वेश्चन मैंने आपको जब आइजिंग मॉडल पढ़ाया था तब करवाया था, कुछ कुछ याद आ रहा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। एवरेज एनर्जी ऑफ सिस्टम का फॉर्मूला ये होता है फ्रेंड्स, आपको बता चुके हैं। आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस जे S1 S2, और S1 S2 क्या है, आइजिंग स्पिन्स हैं। तो सिंपली आप एनर्जी की जगह ये वैल्यूज पुट कर दीजिए, कर दी। नाउ S1 S2 या तो +1 हो सकते हैं या तो -1 हो सकते हैं। तो आप इनको पहले हमने यहाँ +1 के लिए ले लिया है, S1 +1 के लिए। तो यहां भी देखिए सिग्मा में +1, S1 +1, इसको सॉल्व कर लिया आपने, ये वैल्यू आ गई 2J/2 कॉमन आ गया ऐड करने के बाद। लार्ज टी, लार्ज टेम्परेचर के लिए ई रेज टू द पावर बीटा जे यानी ई रेज टू द पावर x को आपने ओपन किया 1 + x, एंड ई रेज टू द पावर -x को जब एक्सपांशन करें तो 1 - x, और हायर ऑर्डर टर्म्स को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। यहां वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपका जो आंसर आएगा वो होगा -J² KBT। फ्रेंड्स नाउ हमें दे रखा है कि एवरेज एनर्जी C है C/KBT, E = C/KBT। हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -J² KBT। तो यहां से आपके पास C बराबर क्या आ गया, -J²। तो जो आपका ऑप्शन है वो B सही हो जाएगा यहां पर। Okay, question number 11. Consider three particles A, B and C each with an attribute S that can take two values +1 और -1. अब SA SB +1 ले लीजिए, SC -1 ले लीजिए at a given instant, किसी टाइम पर। In the next instant each S value can change to -S with probability 1/3. एक पॉइंट पर अगर SA1 है, SB1 है और SC -1 है, तो दूसरे किसी पॉइंट पर S वैल्यूज -S में चेंज हो जाती हैं 1/3 प्रोबेबिलिटी के साथ। तो आपको ये बताना है कि वो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जब SA + SB + SC रिमेन्स अनचेंज्ड। वैसे तो ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, बट क्योंकि यहाँ स्पिन की बात हो रही थी तो मैंने इसे स्टैटिस्टिकल में कंसीडर किया है। इसे देख लेते हैं। पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकते हैं, ये हमें दे रखा है SA1 SB1 और SC -1, तो हम इसी को लेके चलते हैं। SA SB + SC तीनों को ऐड कर दिया, 1 बचा। प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, देखिए SA1 होने की प्रोबेबिलिटी 1 है। अगर SA -1 होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है तो +1 होने की क्या हो गई, 1 - 1/3 यानी 2/3 हो गई, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। ओके, तो 1 + 1 की जब हम बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे 2/3, और जब -1 की बात करेंगे तो 1/3। तो ये आ गई -1 + 1 + 1, ये आ गई 1 - 1 + 1, यानी अब देखिए यहां पर चेंज नहीं हुआ ना, चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। तो क्या आ गया 4/27, 4/27, 4/27 ही थर्ड वाले में आएगा, ऐड कर दीजिए यानी 12/27, यानी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 4/9। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा D, 4/9। ओके, सो हियर वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 12. कंसीडर टू डिफरेंट सिस्टम्स with each with 3 identical non-interacting particles. Both have single particle state with energies ε0, 3ε0 and 5ε0, where ε0 is greater than 0. One system is populated by spin half fermions and other by boson. दो डिफरेंट सिस्टम है, सिंगल पार्टिकल एनर्जी स्टेट्स रखते हैं, ε0, 3ε0 एंड 5ε0 एनर्जी। हर सिस्टम हाफ फर्मियन और दूसरा जो सिस्टम है वो बोसोन से पॉपुलेटेड है।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई एफ माइनस ई बी, यानी फर्स्ट हमें एप्सिलॉन नॉट, 3 एप्सिलॉन नॉट, 5 एप्सिलॉन नॉट को फर्मियोन मानना है, देन बोसोन मानना है। फर्मियोन की एनर्जी निकाल लीजिए, बोसोन की एनर्जी निकाल लीजिए, दोनों एनर्जीज को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और जो आपका आंसर आएगा वो इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक होगा। क्वेश्चन समझ गए? आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले हम मान के चलते हैं फॉर्मी पार्टिकल। तो देखिए फॉर्मी पार्टिकल में एक एनर्जी स्टेट में या तो स्पिन अप या स्पिन डाउन, सेम स्पिन के दोनों पार्टिकल नहीं रह सकते, तो यानी टोटल एनर्जी क्या आ गई 5 एप्सिलॉन नॉट। अब मान लीजिए बोसोन पार्टिकल, सभी पार्टिकल्स एक साथ एक एनर्जी स्टेट में रह सकते हैं और हमें निकालनी है ग्राउंड स्टेट एनर्जी यानी मिनिमम एनर्जी, तो हम एप्सिलॉन में ही रख देते हैं तीनों पार्टिकल एप्सिलॉन नॉट में, तो आ गई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए फॉर्मियन के लिए यानी ई एफ कितना है आपके पास 5 एप्सिलॉन नॉट, बोसोन के लिए यानी ई बी कितना है 3 एप्सिलॉन नॉट, तो ई एफ माइनस ई बी क्या हो गया 5 एप्सिलॉन नॉट माइनस 3 एप्सिलॉन नॉट यानी 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक द कंटेंट, हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स टू, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।